Hello friends, welcome once again on my YouTube channel Education Empire. Hello friends, welcome up. Hello friends, welcome on my YouTube channel Educational Empire. तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए वर्ड्स वर्थ के कुछ वर्क्स की समरी लेकर आए हैं, शॉर्ट समरी, जिसमें आपको थोड़ा सा सारी पोएम्स के बारे में आपको हम डिटेल्स देंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटे कोई भी पोएम से, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एन एक्वेंटेंस विद मेजर वर्क्स, एक थोड़ा सा जो सभी वर्क के बारे में इनके दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए इनका सबसे पहला वर्क है द रिक्लूस के बारे में देखते हैं। द वर्ड्सवर्थ विशेष टू पेन ए फिलोसफिकल पोएम द रिकल्स बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड। और वर्ड्सवर्थ चाहते थे एक फिलोसफिकल पोएम को लिखना, इसको द रिकल्स को, बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड, पर ये जो थी अनफिनिश्ड रह गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो रिकल्स पोएम है, जब पूछा जाए कि इनकी कौन सी पोएम अधूरी रह गई थी या फिनिश्ड पूरी नहीं कर पाए थे उसको, तो इनकी द रिकल्स थी। एंड द प्रेल्यूड एंड द एक्सक्यूशन आर टू बी द पार्ट्स ऑफ द रिक्लूस। और प्रेल्यूड और एक्सक्यूशन थी आपकी, ये रिकल्स के ही पार्ट होते, विच विल ट्रीट ऑफ नेचर, जो नेचर की ट्रीट थी, एंड मैन एंड सोसाइटी, और मैन एंड सोसाइटी की भी। द होम एट ग्रासमेयर इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द रिकल्स, और जो द होम एट ग्रासमेयर है ये आपके रिकल्स की फर्स्ट बुक है, पब्लिश्ड इन 1888 आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये पोएम जो थी पब्लिश हुई थी 1888 में। ओके, कि वर्ड्सवर्थ की जो डेथ थी वो आपकी 1850 में हो गई थी। तो ये था आपका द रिकल्स के बारे में शॉर्ट समरी, थोड़ी सी आपकी, जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द प्रेल्यूड। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। द प्रेल्यूड इज़ ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, ये एक वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। इट इज़ हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ऑटोबायोग्राफी थी। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग 1898 to 99, और वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखना शुरू किया था 1798 में, और 1799 में इसको लिखना शुरू किया, एंड फिनिशेस इट इन 1805, और इसको उन्होंने फिनिश किया था 1805 में। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850, और ये जो थी पब्लिश हुई थी 1850 में। तो देखिए इसकी जर्नी कितनी लॉन्ग रही आपकी, 1798 से स्टार्ट होकर 1850 में जाके फिनिश हुई है। ओके, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश करा ही नहीं पाए थे, इनकी वाइफ थी जो उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। इट पब्लिश्ड इन 1850, थर्ड वर्जन इन 14 बुक्स, इसका थर्ड वर्जन था, और ये 14 बुक्स में यहाँ पे पब्लिश हुई थी। आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद, अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर द पोएट सेक्रेटरी, और एडिटरशिप थी जो मिस्टर कार्टर जो थे इनकी एडिटरशिप में ये पब्लिश हुई थी, जो इनके वर्ड्सवर्थ के सेक्रेटरी थे। It presents the impressions on Wordsworth's mind from his earliest recollections till his mature manhood। और जो है ये पोएम जो है प्रेजेंट करती है, इनकी प्रस्तुत करती है वर्ड्सवर्थ के माइंड के इम्प्रेशंस, वर्ड्सवर्थ के जो माइंड पे इम्प्रेशंस थे, प्रभाव था उनको, इनके जो मैच्योर मैनहुड था इनका, मतलब इनकी जो परिपक्वता थी तब से इनका जो रिकलेक्शन था, अर्लीस्ट रिकलेक्शन, उससे इनका जो वर्ड्सवर्थ का माइंड, उस पर जो वर्ड्सवर्थ के माइंड पर इनका प्रभाव था, इनकी मैनहुड का, मैच्योर मैनहुड का, उसको ये प्रस्तुत करती है। वर्ड्सवर्थ प्लान इज़ टू मेक द प्रेल्यूड ए पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लूस। और वर्ड्सवर्थ का जो प्लान था, इनका आइडिया था कि प्रेल्यूड को वो द रिक्लूस का, अपनी जो इनकी रिक्लूस पोएम थी, लॉन्ग पोएम थी ये इनकी, और इसका एक पार्ट बनाएंगे, ये चाहते थे, बट ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हो पाई, फिर अपनी लाइफ टाइम में ये पब्लिश भी नहीं करा पाए थे इसको। नेक्स्ट देखिए टिंटन एबी। टिंटन एबी भी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। टिंटन एबी इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम। टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेड 1798, जो लिरिकल बैलेड 1798 में अपीयर हुई थी। इट कंप्लीट टाइटल इज लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग ए टूर, जुलाई 13, 1798। देखिए यहाँ से इतना लंबा आपका इसका जो है टाइटल है आपका, और इतना ये जो है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग ए टूर, जुलाई 13, 1798। ये इसका फुल टाइटल है आपका टिंटन एबी का।
वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस इन 1793 और वर्ड्सवर्थ इस प्लेस पे गए थे 1793 में एंड रिविजिट्स इट इन 1798 और इसको फिर से इन्होंने रिविजिट किया, फिर से वहाँ गए 1798 में, यानी कि पहली बार 1793 में और वंस अगेन फिर गई 1798 में। ओके, आफ्टर ए गैप ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स का गैप इन्होंने लिया था। इट इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, और ये जो कंसर्न करती है सीन का जो डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन था उसके साथ, द पोएट्स व्यू ऑफ नेचर, और पोएट के जो नेचर के व्यूज़ थे, विचार थे उस पर, एंड द एड्रेसेस टू डोरथी, और जो पोएम थी टिंटन एबी, डोरथी को एड्रेस की हुई है इन्होंने। याद रखना है किसको इन्होंने एड्रेस की, डोरथी, और ये इनकी सिस्टर थी डोरथी, जो थी डोरथी वर्ड्सवर्थ इनका पूरा नाम था। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलॉसफी, और ये जो है वर्ड्सवर्थ की जो पूरी फिलॉसफी है उनकी उसको कंटेन्स करती है, एंड हिज व्यूज़ ऑन नेचर, उसके प्रकृति पर जो उसके विचार थे उनको। व्हेन द पोएट इज इन मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस, जब जो पोएट थे इनके वर्ड्सवर्थ जो थे, जब ये ट्रबल और डिस्ट्रेस, परेशानी और मुसीबत के क्षण थे इनके कुछ, द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर राउंड टिंटन एबी गिव्स हिम रिलीफ, तो इनका जो राउंड था टिंटन एबी का उनको रिलीफ देता है उसको, जो वहाँ की ब्यूटीफुल सीन थे नेचर के, तब ये वहाँ जाते थे, तब ये परेशान होते थे या किसी मुसीबत में हो, तब ये टिंटन एबी पर वहाँ पर नेचर के बीच में जाते थे, तब इनको काफ़ी रिलीफ मिलता था इससे। नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, और लेटर्स जो है नेचर जो है वो हल्के कर देती है पूरे ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज़ का वेट, इनके रहस्यों का जो पूरा बोझ होता है इनको। इन हिज यूथ, अपने यूथ में, हिज लव फॉर नेचर इज़ थॉटलेस पैशनेट एंड सेंसुअस, उनके जो लव था नेचर के लिए वो थॉटलेस था, पैशनेट था और सेंसुअस भी था। ओके, नेक्स्ट देखिए, बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल, बट अब ये जो है स्पिरिचुअल बन चुका था। इट ही सीज द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड, वो मैनकाइंड के यानी कि मानवता की जो सफरिंग्स थे, दुख थे, उनको देखते हैं। ही सीज ए डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और जो प्रकृति थी उसकी सारी चीज़ों में ही वो डिवाइन स्पिरिट को देखते थे, एक दिव्य आत्मा को। नेचर इज़ ए मदर, गार्जियन, नर्स एंड मॉरल टीचर फॉर हिम, जो नेचर थी वो उनके लिए माँ थी, गार्जियन थी, नर्स भी थी और मॉरल टीचर भी थी, यानी कि नैतिक अध्यापक भी वो उनको मानते थे नेचर को। यानी कि टिंटन एबी में इन्होंने फुल डिस्क्रिप्शन दिया है नेचर का, और उसके कैसे उनको रिलीफ मिलता था उसके बीच में जाके। ओके, ही एड्रेसेस हिज सिस्टर एंड एडवाइसेस हर टू बी इन टच विद नेचर, वो अपनी सिस्टर डॉर्थी को एड्रेस करते हैं इसमें, और उनको एडवाइस करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि वो टच रहे नेचर में, मतलब नेचर के साथ जुड़ी रहे वो। और द ब्लैंक वर्ड्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक्स इज़ मैजेस्टिक, और जो पोएम है आपकी टिंटन एबी, ये इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है। ओके, तो आई होप ये काफ़ी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 क्वेश्चंस इसमें से आ ही जाता है आपका वर्ड्सवर्थ से, और वो कहीं से भी पूछ सकता है, इनके वर्क से भी हो सकता है वो, कब इनकी पोएम पब्लिश हुई थी, कब किसको इन्होंने एड्रेस की, कौन से जो जेनर में वो लिखी गई थी, ये सब आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। नेक्स्ट है आपकी ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807, ये 1807 में पब्लिश हुई थी, दो इट इज़ रिटन पार्टली इन 1803 एंड पार्टली इन 1806 एट टाउनएंड। वैसे तो ये जो थी कुछ पार्ट इसका 1803 में लिखा गया और कुछ 1806 में टाउनएंड में, और ये पब्लिश भी उन्होंने 1807 में इसको कराया था। इस टाइटल इज़ ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका फुल टाइटल है, ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एंड इट इज़ एन इरेगुलर ओड, और ये एक इनका इरेगुलर ओड है। ठीक है, ओड है ये इनका, और इरेगुलर ओड है वो भी, इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस डिफाइंड इन स्टाइल, फीलिंग्स एंड टोन, और ये जो है एड्रेस करता है, डिग्निफाइड है, इन स्टाइल इनकी शैली में जो शानदार है ये, एंड फीलिंग्स एंड टोन वो भी इसकी बहुत शानदार है। द ओड इन द 1807, जो ओड था 1807 में, एडिशन ऑफ द पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स हैज़ द मोटो पाओलो मेजोरा कैनमस। ओके, जो इसका ओड का 1807 में एडिशन कराया था वो था इसका पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स का एडिशन था, 1807 में था। ओके, और इसका मोटो जो था पाओलो मेजोरा कैनमस था। द मोटो मीन्स, और मोटो का जो मतलब होता है वो होता है लेट्स सिंग ऑफ थिंग्स ए लिटिल मोर एलिवेटेड, कि चलो जो थिंग्स है उसको और थोड़ा सा गा लेने देते हैं, ए लिटिल मोर एलिवेटेड, और लेट अस सिंग अस ए समवॉट लॉफियर सॉन्ग।
और जो एलिवेटेड होता है उसको बोलते हैं यानी कि काफ़ी ऊंचा उठा हुआ। लेट्स सिंग ए समवॉट लॉफ्टियर सॉन्ग, और चलो थोड़ा सा कुछ जो बहुत ही हल्का हो उसको गाते हैं। इन 1815 में ही रिवाइजेस द पोएम एंड प्रीफिक्सेस टू इट इन द लाइन्स ऑफ द रेनबो, और 1815 में ये रिवाइज करते हैं पोएम को एंड प्रीफिक्स करते हैं इसमें कुछ लाइन से द रेनबो से। द चाइल्ड ऑफ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पीटी एट द सजेशंस ऑफ हेनरी क्रैब्स रॉबिन्सन। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। एक सबसे पहली बात तो ये लाइन आपके कई बार पूछी जा चुकी है कि कौन सी पोएम से ली गई है, किसकी लाइनें हैं ये। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये सबसे पहली बात वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और कौन सी पोएम से, ये टिंटन एबी से ली गई है, सॉरी ओड एंड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से ली गई लाइनें हैं ये। और जो है ये इन्होंने हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सजेशन पे जो है लिखी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पोएम देखते हैं। द लॉन्ग टाइटल सजेस्ट द थीम, और जो लॉन्ग टाइटल है इसका वो थीम को सजेस्ट करता है इसकी। द नॉलेज ऑफ द साउल्स इमोर्टलिटी इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और जो साउल की जो इमोर्टलिटी होती है यानी कि अनश्वरता होती है वो, उसका ज्ञान इज़ बेस्ड, वो बेस्ड है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादों पर। वन इज़ अवेयर ऑफ दिस इमोर्टलिटी इन चाइल्डहुड, मतलब कोई भी इसके बारे में अवेयर होता है अपने बचपन में ही वो होता है। बट दिस मेमोरी फेड्स फ्रॉम वंस माइंड विद ग्रोइंग ईयर्स, पर इसकी जो मेमोरी होती है वो जैसे जैसे बड़ा इंसान बढ़ता है, व्यक्ति बढ़ता है, वो फेड अप हो जाती है, धुंधली हो जाती है। द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमॉर्टलिटी इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ इन हेवन बिफोर हिज बर्थ, और जो बच्चे की जो ज्ञान होता है इमॉर्टलिटी का वो बेस्ड होता है जो उसने अपने बर्थ से पहले हेवन में जो लाइफ के पल होते हैं उनकी जो यादें होती हैं उसके बेस्ड पर। हैंस द फोकल पॉइंट इन द इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ रेमिनिसेंस, और इसका जो शायद है फोकल पॉइंट जो है वो यादों का सिद्धांत होता है। द ट्रूथ ऑफ दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, और जो ट्रूथ है इस डॉक्ट्राइन का जो ट्रूथ है वो कैन नॉट बी वेरीफाइड, उसको वेरीफाइड नहीं किया जा सकता अनुभव से। सो इट लैक्स द यूनिवर्सल अपील, इसलिए इसमें जो है यूनिवर्सल अपील की कमी पाई जाती है। द पोएट आइडियलाइजेस द चाइल्ड, और जो पोएट है वो बच्चे को आदर्शवाद मानता है इसमें। ही कॉल्स हिम ए माइटी प्रोफेट, उसको माइटी प्रोफेट बुलाता है बच्चे को। सियर ब्लेस्ड बुलाता है, एंड बेस्ट फिलोसफर, और बेस्ट फिलोसफर भी बुलाता है। ही इज़ थैंकफुल टू द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और वो बच्चे की यादों को के लिए थैंकफुल होता है इसमें। नॉट सो मच फॉर द इनोसेंस, नॉट सो मच फॉर द इनोसेंस, ना कि बल्कि निर्दोषता के लिए, डिलाइट्स एंड फ्रीडम, बट फॉर द डाउट्स कंसर्निंग द रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसकी जो डिलाइट्स होती है उसकी खुशी एंड फ्रीडम और आज़ादी, बट फॉर द, ना कि मतलब उसकी सिर्फ निर्दोष और खुशी और जो आज़ादी के लिए उसके लिए थैंकफुल होता है, बल्कि डाउट्स कंसर्निंग द रियलिटी, जो उसके डाउट्स होते हैं यथार्थता को कंसर्निंग के लिए, टू ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि बाहरी दुनिया की यथार्थ को वो नहीं जानता है। ओके, ही थिंक्स ऑफ कंपेंसेशन, वह कंपेंसेशन के बारे में सोचता है। नो डाउट, यहाँ को डाउट नहीं है कि ही हैज़ लॉस्ट द विजन ऑफ चाइल्डहुड, उसने अपना जो बचपन के विजन था वो खो चुका है। बट ही हैज़ बिकम मोर ह्यूमन एंड मैच्योरर देन बिफोर, पर अब वह बहुत ही ज़्यादा मैच्योरर बन चुका है पहले से ज़्यादा। ही हैज़ डेवलप्ड सिंपैथी फॉर हिज फेलो बिगिन्स, वह अपने जो फेलो हैं उनके, उसके साथी हैं उनके लिए, उसके लिए सिंपैथी जो है, सहानुभूति उसके अंदर विकसित है। ही इज़ श्योर, वह श्योर है, दैट देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड हिज लाइफ, कि इधर एक और भी लाइफ है उसकी, इस लाइफ से परे, इस ज़िंदगी से परे दूसरी भी लाइफ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और पैसेज जो समय का जो पैसेज है उसके साथ ही हिज विजन ऑफ नेचर हैज़ बिकम सोबर, एंड नाउ ही कैन सी समथिंग नोबलर एंड वाइजर इन द हम्बल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जो उसका नेचर का विज़न है वो और भी ज़्यादा सोबर बन चुका है, बहुत ही साधारण, एंड अब वह जो नेचर के हम्बल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी, उनमें जो है वाइजर और नोबलर समथिंग कुछ देखता है उसमें, नोबलर और वाइजर वो अब उसमें देख सकता है। इट सीम्स दैट वर्ड्सवर्थ माइट हैव बोरोड द आइडिया फ्रॉम हेनरी वैगन्स द रिट्रीट, और ऐसा लगता है कि वर्ड्सवर्थ ने ये जो आइडिया है वो हेनरी वोगन की द रिट्रीट से बोरो किया है, वहाँ से इन्होंने लिया है, हेनरी वोगन की द रिट्रीट से। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोएम है इनकी ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम विच इज़ डिडैक्टिक
एंड एथिकल इन टोन। और टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ की पोएम है जो डिडैक्टिक यानी कि शिक्षाप्रद है और एथिकल है यानी कि नीतिपरक है, नीतिपूर्ण जो होती है वह है। इट इज़ कंपोज्ड इन 1805, ये 1805 में कंपोज हुई थी, बट इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807, पर ये इन्होंने पब्लिश कराई फिर 1807 में। वर्ड्सवर्थ हैज़ प्रीफिक्स्ड ए लैटिन मोटो टू इट, और वर्ड्सवर्थ ने इसमें एक लैटिन मोटो इसके सामने प्रीफिक्स किया था। द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोटो, और इस मोटो की जो ट्रांसलेशन थी वो ये थी, नो लॉन्गर गुड बाय रिजॉल्व बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट दैट नॉट ओनली कैन I do right but that I cannot do otherwise than right। ओके, ये इसका ट्रांसलेशन दी गई है लैटिन से इंग्लिश में करके यहाँ पे। ओके, जो मोटो था उसके सामने उन्होंने फिक्स किया था। एंड द पोएट ऑफर्स द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ ड्यूटी, और जो पोएट है वो ऑफर करता है ड्यूटी के कार्य और प्रकृति जो है वो उसे ऑफर किए जाते हैं। ही कॉल्स ड्यूटी, और वो ड्यूटी को बुलाता है स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ गॉड की स्टन डॉटर उसको बुलाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, पूछी जा चुकी है एग्जाम में एक बार, ठीक है। ड्यूटी बिकम्स ए करेक्टिंग रोड टू चेस्टाइज दोज पीपल हु हैव गॉन एस्ट्रे, और जो ड्यूटी होती है वो बिकम्स बन जाती है करेक्टिंग रोड यानी कि सही करने वाली रोड, एक चेस्टाइज उन्हें दंड देने के लिए जो लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं। एस्ट्रे बोलते हैं पथभ्रष्ट होना। द पोएट, जो पोएट है, दो यद्यपि ही हैज़ नॉट फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ ड्यूटी इन द पास्ट, वह जो अपना उनका पास्ट था उसमें वो ड्यूटी की जो शिक्षा थी वो फॉलो नहीं कर पाए थे। नाउ ही फील्स दैट ड्यूटी दो सेवरे इज़ काइंड एंड ग्रेशियस, अब उन्हें फील होता है कि जो ड्यूटी है वो बहुत ही कठोर, दयालु और ग्रेशियस, ग्रेशियस का मीन्स होता है दयालु, और काइंड का मीन्स भी आपका दयालु होता है, मतलब बहुत ही दयालु और कठोर भी हो सकती है। ही लाइक्स टू बी द हर एनलाइटेंड बॉन्डमैन, और वह उसे पसंद है एनलाइटेंड बॉन्डमैन उसके साथ। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ दाई बॉन्डमैन लेट मी लिव। ओके, ये इसकी लाइन दी गई है आपको, और टू ड्यूटी की यहाँ पर एक रिमेंबर रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर से आपके बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और पास्ट जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उससे पूछे जा चुके हैं उनमें भी, ठीक है। देखिए द सॉलिटरी रीपर इज़ वर्ड्सवर्थ लिरिक पब्लिश्ड इन 1807। वर्ड्सवर्थ का एक सॉलिटरी रीपर जो है एक लिरिक है, एंड ये 1807 में पब्लिश हुआ था। सम क्रिटिक्स कंसिडर्ड इट ए बैलेड, और जो कुछ क्रिटिक्स थे वो इसको बैलेड भी मानते हैं। द पोएम सीम्स टू बी मोर ए विजन दैन ए पीस ऑफ इमेजिनेशन, जो पोएम है ये ज़्यादा विज़न लगती है इमेजिनेशन की पीस से ज़्यादा, तो ये एक विज़न लगती है। वर्ड्सवर्थ गेट्स द आइडिया ऑफ कंपोजिंग द पोएम, और वर्ड्सवर्थ जो है इस पोएम का कंपोजिंग का आइडिया पाते हैं व्हेन ही पासेस थ्रू ए फील्ड, जब वो एक फील्ड से यानी कि एक मैदान से गुजर रहे थे। ही सीज ए हाईलैंड हिल गर्ल, वहाँ पर वो हाईलैंड हिल गर्ल को एक देखते हैं, इनकी पहाड़ी लड़की जो होती है उसको वहाँ पर देखते हैं। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो जो लड़की थी वहाँ पर एक गाना गा रही थी, वाइल रिपिंग, जब वो काट रही थी फसल, यानी कि जब वो वहाँ से खेत से गुजर रहे थे या मैदान से, वहाँ पर वो फसल काट रही थी एक लड़की, और वहाँ पर एक वो गाना भी गा रही थी साथ में। सी सीम्स टू बी सिंगिंग ए गैलिक, जो है उन्हें वह उसे लग रहा था कि वह सिंगिंग कर रही थी गैलिक में। द पोएम हैज़ 32 लाइन्स विद 4 स्टांजास, पोएम में जो है 32 लाइन्स है 4 स्टांजास के, कंसिस्टिंग 8 लाइन्स ईच, यानी कि 8 लाइन का एक स्टांजा इसमें लिया गया है। द पोएट इज़ ए डेमोक्रेट, और जो पोएट है इसमें एक डेमोक्रेट यानी कि वो प्रजातांत्रिक होते हैं, प्रजातंत्रवादी। एंड ही बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ जेंडर, और वो जेंडर की इक्वलिटी में विश्वास रखते थे। ही मेक्स ए सिंपल स्कॉटिश मैडन द हीरोइन ऑफ दिस पोएम, और वो एक सिंपल जो साधारण स्कॉटिश मैडन थी, वो लड़की थी, उसको इस पोएम की हीरोइन बना देते हैं। द सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल इज़ मोर थ्रिलिंग, जो सॉन्ग होता है इस लड़की का वो मोर थ्रिलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है दैन दैट ऑफ ए नाइटिंगेल और द कुकू, यानी कि एक बुलबुल और एक चिड़िया की उस आवाज़ से भी ज़्यादा रोमांचक वो होता है। द म्यूज़िक इन दिस पोएम, और म्यूज़िक जो है इस पोएम में हैज़ ए मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी, इसमें एक मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी है। इट सीम्स दैट शी इज़ सिंगिंग दैट द सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सोरो, उसे ऐसा लगता है कि वो सैड सॉन्ग गा रही थी एक नेचुरल सोरो का, यानी कि प्राकृतिक जो दुख होते हैं जैसे कि डेथ, वो जैसे कि किसी की मौत पर सैड सॉन्ग गा रही हो। लॉस और पेन, या फिर किसी कुछ खो गया उसका या उस जिस दर्द में हो, उससे ऐसा लगा कि वो बहुत ही दुख और दर्द में है जब वो गाना गा रही थी। बट ही इज़ नॉट श्योर ऑफ द थीम, पर वो थीम के बारे में श्योर नहीं होता है क्योंकि उसे उसकी जो लैंग्वेज थी वो समझ ही नहीं आती। सी कंटिन्यूज हर सिंगिंग वाइल वर्किंग,
और वह गाती रहती है जब वो काम कर रही होती है साथ साथ। द पोएट लिसन टू हर सॉन्ग, और जो पोएट है उसका गाना सुनता है वाइल माउंटिंग अप द हिल, और पहाड़ी पर चढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसका गाना को सुनता रहता है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर। ये इसकी कुछ 2 लाइनें दी गई हैं पोएम की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोएम आपकी माइकल। माइकल बिन की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एक, माइकल इज वर्ड्सवर्थ पास्टोरल नैरेटिव पोएम। माइकल वर्ड्सवर्थ की एक पास्टोरल नैरेटिव पोएम है, रिटन इन ऑटम, ऑटम में लिखी गई थी, यानी कि पतझड़ में, एंड अर्ली विंटर ऑफ 1800 एट डव कॉटेज टोन एंड ग्रासमेयर। और अर्ली विंटर थे यानी कि सर्दियाँ शुरू होती है तब, अर्ली विंटर उसको बोलते हैं, ऑफ 1800 की जो अर्ली विंटर थी तब, एट डव कॉटेज टोन एंड ग्रासमेयर डव कॉटेज पर। द पोएट राइट्स अबाउट मैन, हार्ट ऑफ मैन। यहाँ पर जो पोएट लिखते हैं वो व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, व्यक्ति के हार्ट के बारे में यानी कि दिल के बारे में लिखते हैं, ह्यूमन लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड नेचर, और व्यक्ति और प्रकृति के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में लिखते हैं। माइकल इज शेफर्ड, माइकल यहाँ पर एक गडरिया है। ही लिव्स इन ग्रासमेयर वेल, और वो ग्रासमेयर वेल में रहता है। ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, वो 80 ईयर्स का है, यानी कि 80 साल का है वो। ही लव्स द रॉक्स एंड फील्ड्स, और वह जो है चट्टानों और खेतों से बहुत प्यार करता है। इसाबेला इज़ हिज वाइफ, इसाबेला उसकी पत्नी है। आपको कैरेक्टर्स के नेम याद रखने हैं। इसाबेला कौन थी माइकल में, ये माइकल की वाइफ होती है। शी इज़ 20 ईयर्स जूनियर टू हिम, और वो उससे 20 ईयर्स छोटी होती है, यानी कि ओनली 60 ईयर की होती है। इनकी जो पत्नी है इनसे 20 ईयर्स छोटी थी, जूनियर थी। ल्यूक इज़ दियर सन, ल्यूक उनका बेटा होता है। इसाबेला वर्क्स एट द स्पिनिंग व्हील, और स्पिनिंग व्हील में वो काम करती है। इवनिंग स्टार इज़ द नेम ऑफ द कॉटेज, और इवनिंग स्टार जो है उस कॉटेज का नेम होता है जिसमें वो रह रहे होते हैं। द सन ल्यूक अटेंड्स द एज ऑफ 18, जो उनका बेटा ल्यूक होता है वो 18 साल का है। मिस फॉर्चून कम्स टू द फैमिली, और जो दुर्भाग्य है उनकी फैमिली में आता है, उनके परिवार में। ल्यूक जो होता है उनका बेटा, वो लंदन के लिए चला जाता है। वेयर ही टेक्स टू इविल कोर्सेज, जहाँ पर वो बुराइयाँ सीख लेता है, बुराइयों में पड़ जाता है। माइकल एंड इसाबेला डाई, और माइकल और जो इसाबेला होती है उसकी मम्मा और बाप वो मर जाते हैं। द कॉटेज इज़ पुल्ड डाउन, और कॉटेज बंद हो जाता है। दियर रिमेन्स द ओक ट्री ओनली, वहाँ पर केवल एक ओक का पेड़ जो था वो रह जाता है। दिस पोएम इज़ फुल ऑफ पैथस, यह पैथस से भरी हुई पोएम है। इट इज़ माइकल्स मोरलिटी, और माइकल की जो मोरलिटी थी, नैतिकता थी, विच हेल्प्स इन फीलिंग द डेप्थ ऑफ पैशंस, एम्बिशंस एंड पैथस। जो है एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा, पैशंस धैर्य, इनकी गहराई को समझने में हेल्प करती है, फीलिंग उनकी। द मोरल फेलर ऑफ हिज सन, और जो इसका नैतिक फेलर होता है उसके बेटे का, ब्रेक्स हिज हार्ट, वो उसके दिल को तोड़ देता है। ल्यूक इज़ गुड व्हेन ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद नेचर, ल्यूक जो था वो बहुत अच्छा था तब तक वो नेचर के कॉन्टैक्ट में था। बट व्हेन ही इज़ गो टू लंदन, जब वो लंदन चला जाता है, ही बिकम्स ए प्रे टू इविल हैबिट्स, वहाँ पर वो बुराई जो बुरी आदतें थी, इविल हैबिट्स थी, उनका शिकार बन जाता है। प्रे बोलते हैं शिकार। हैंस शायद दिस पोएम नरेट्स द ट्रेजेडी ऑफ माइकल शैटर्ड होप्स इन अनअबोर्न्ड ब्लैंक वर्स, और जो पोएम है ये माइकल के शैटर्ड के जो टूटी हुई उम्मीद होती हैं उसकी ट्रेजेडी शो करती है। होप्स इन अनअडोर्न्ड ब्लैंक वर्स, और ये सादे जो ब्लैंक वर्स है उसमें लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट पोएम देखिए, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। Resolution and Independence. The League Gatherer is Wordsworth's narrative poem which is composed at Townend, Grasmere in 1802 and published in 1807. देखिए जो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है यानी कि लीग गैदरर है इसका दूसरा नाम, अदर नेम भी इसका लीग गैदरर। ये वर्ड्सवर्थ की एक नैरेटिव पोएम है जो कंपोज की गई थी टाउनेंड ग्रासमेयर में 1802 में, और पब्लिश इसको कराया गया था 1807 में। इनकी मोस्टली पोएम 1807 में ही पब्लिश हुई थी। ओके, इट बिगिन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और ये शुरू होती है एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग के डिस्क्रिप्शन से, वर्णन से। द पोएट गोज़ फॉर ए वॉक, जो पोएट होता है वो वॉक के लिए जाता है। ही इज़ इन ए डिलाइटफुल मूड, और वो एक बहुत ही अच्छे मूड में होता है, खुशी वाले मूड में होता है। बट सडनली, पर अचानक ही बिकम्स सैड, वह एकदम अचानक से दुखी हो जाता है। ही रिकॉल्स चैटरटन एंड बर्न्स हु डाइड इन डेस्पेयर, उसे चैटरटन और बर्न्स जो पोएट थे उनको याद आ जाते हैं, हु डाइड इन डेस्पेयर, जो निराशा में मर गए थे।
ही सीज ए वेरी ओल्ड मैन विद स्नो वाइट हेयर, और वह एक बूढ़े आदमी को देखता है जो एक स्नो वाइट हेयर, जैसे बाल थे उसके, बिल्कुल जैसे बर्फ़ होती है वाइट। इन हिज ओल्ड एज, और अपने इस बूढ़ी उम्र में भी, ही सीम्स टू बी डूइंग समथिंग, वह उन्हें कुछ करता दिखाई देता है। द ओल्ड मैन ट्राइज टू कलेक्ट समथिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर विद हिज स्टिक, और जो बूढ़ा आदमी होता है वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा होता है कुछ अपनी स्टिक से, पानी की सतह से। ही आस्क क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछता है उससे। द ओल्ड मैन रिप्लाइज, और ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, उत्तर देता है उसको। द पोएट फील्स दैट द ओल्ड लीक गैदरर इज सम अननोन मैसेंजर ऑफ गॉड, और वहाँ पर पोएट को फील होता है कि जो ओल्ड लीक गैदरर है, वो जो लीक बोलते हैं आपका जोक जो होती है वो, एंड सम अननोन मैसेज, वो एक अनजाने मैसेंजर है भगवान के। दिस ओल्ड मैन सीम्स टू बी गिविंग द मैसेज ऑफ रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और ये जो बूढ़ा आदमी था वो उसको लग रहा था कि वह दे रहा है मैसेज रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि समाधान और स्वतंत्रता का एक मैसेज उसको दे रहा था। इवन इन हिज ओल्ड एज, यहाँ तक कि वो अपनी ओल्ड एज में भी, ही गैदर्स लीक इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद की सपोर्ट के लिए वो लीक को इकट्ठी कर रहा था। द पोएट फील्स एनकरेज्ड, और वहाँ पर जो पोएट है वो फील करते हैं एनकरेज्ड वेन एवर ही फील सैड, और जब कभी भी वह दुखी होता है। ही रिकॉल्स द लीक गैदरर, वह लीक गैदरर को जो है वो इकट्ठा करना, जो लीक जोक का इकट्ठा करना था उसको वो याद कर लेता है। ही एज लर्नड द स्पिरिट ऑफ रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और वह सीख जाता है, लर्न हो जाता है एकदम से उसको कि स्पिरिट ऑफ रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, समाधान और स्वतंत्रता की एक जो आत्मा होती है वो उससे सीख जाती है उसकी सब कुछ। इन द मिडेस्ट ऑफ पॉवर्टी, ओल्ड एज एंड सफरिंग्स, दुख, ओल्ड एज और जो गरीबी होती है उसकी मध्य में भी वो स्वतंत्रता और समाधानता की आत्मा को फील करता है उस वक्त। द स्टाइल ऑफ दिस पोएम, और इस पोएम का जो स्टाइल है इज सिंपल एंड इफेक्टिव, साधारण और बिल्कुल प्रभावशाली है। ओके तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपकी 8 पोएम्स हो चुकी हैं, बाकी जो बची हैं आपकी 10 to 12 पोएम्स और है इसमें, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस उनको मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।